हेलो फ्रेंड्स। सो यूपीएससी का पेपर हो चुका है 2026 का। और हम देखते हैं कि पेपर काफ़ी टफ था। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस हुए क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिना पढ़े थे। बट बहुत ही लॉन्गेस्ट पेपर था, लेंथीएस्ट पेपर था एंड टफेस्ट पेपर था अभी तक का। सो हम देखते हैं कि कितना टफ था, क्या था। हम देखेंगे कि कौन सा आंसर होगा, हम देखेंगे कौन से स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं, हम देखेंगे एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे कौन सा इजी था, कौन सा टफ था। ओके, तो दिस इज द सेट डी पेपर। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो consider the following assertion. In the Pleistocene period, either the Yamuna once flowed into the Indus or Satluj flowed into the Yamuna. पहले या तो यमुना फ्लो करती थी इंदस में या सतलज यमुना में, एंड वन मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ईदर हैड शिफ्टेड फ्रॉम गंगा टू इंदस और वाइस वर्सा. विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ अवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट अबाउट द अबव असर्शन. अब यही बोला है कि जब ट्रिब्यूटरी को कोई और रिवर जो है कैप्चर कर लेती है, जिसको हम रिवर कैप्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं इन ज्योग्राफी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, द नदी सुक्ता ऑफ ऋग्वेद. सेकेंड, द एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस फूड एंड द प्रेजेंस ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ इंदस एंड द गंगा रिवर. इफ वी गो बाय द स्टेटमेंट, अगर आपको दोनों स्टेटमेंट नहीं पता है, फर्स्ट और सेकेंड नहीं पता है, तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट तो आपको 100% पता है. ठीक है, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन और इंदस रिवर डॉल्फिन. अब कभी ना कभी हमको डॉल्फिन से हमको पता चलता है कि कभी ये दोनों रिवर कभी ना कभी पास में कनेक्टेड रही होंगी, तभी तो दोनों रिवर में डॉल्फिन मिलते हैं. अब इंदस में मिलता है तो इंदस रिवर डॉल्फिन नाम रख दिया, गंगा में मिलता है तो गंगा रिवर डॉल्फिन नाम रख दिया. ठीक है, तो पास्ट में कभी ना कभी रिवर कनेक्टिविटी रहेगी. अब इसमें हमको पता है कि इस असर्शन को थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कर रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है. अगर हम जाते हैं स्टेटमेंट ऑप्शंस में, तो थर्ड ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, विच इज़ द डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं. ये आपको भले नहीं पता, नदी शुक्ता ऑफ ऋग्वेद किसी को नहीं पता होगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड यमुना ये भी किसी को नहीं पता होगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट बस को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा. तो अगर हम स्टेटमेंट के वाइज से जाए तो हमको पता है कि फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन तो हमारे नहीं, थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा. तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सिर्फ डी ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस. तो इन दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज an empty seat represent in early Buddhist iconography. So if we go by this statement, तो early empty seat की अगर बात करें, एम्प्टी सीट और थ्रोन कब रिप्रेजेंट किया जाता है, द बुद्धास जो है मेडिटेशन पोजीशन पे चले जाते हैं, तब जो है एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट की जाती है. बुद्धास का पहला सरमन नहीं है, बुद्धास का महापरिनिर्वाण नहीं है, बुद्धास का विनिष्कर्माना भी नहीं है. द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा रिप्रेजेंट द एम्प्टी सीट. ठीक है, व्हील जो है वो फर्स्ट सरमन रिप्रेजेंट करता है, स्तूपा महानिर्वाणा. व्हील जो है फर्स्ट सरमन, स्तूपा जो है महानिर्वाणा, एंड हॉर्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो मेडिटेशन जो है बुद्धा का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट करता है. याद रखिएगा, एम्प्टी सीट क्या रिप्रेजेंट करता है, मेडिटेशन ऑफ बुद्धा. एंड दिस क्वेश्चन इज फाइन आर्ट्स की बुक जो है 11th क्लास की, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है. अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी होगा. एंड दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबली ईजी. दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी, बट अगर आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, अगर ऑप्शंस में आप वो लगा पा रहे हैं तभी सही होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर करेक्टली मैच. अब करेक्टली मैच की बात करें तो ये रिवर्स के नेम जो है ये ऋग वैदिक काल में हमको मेंशन है, और लेटर वैदिक में अगर आप कोई भी बुक पढ़ें तो वितास्ता झेलम का नाम है, अस्कनी चेनाब का नाम है. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल रॉन्ग है. अब परुशनी रावी रिवर का ही नाम है, जहाँ पे 10 जो रूलर्स थे उनके बीच में हमारा वो हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो परुशनी रिवर में ही हुआ था. बैटल ऑफ 10 किंग्स अगर आपने पढ़ा होगा ऋग्वैदिक पीरियड में, तो बैटल ऑफ 10 किंग्स परुशनी रिवर में, जिसको रिवर रावी भी बोला गया. अब यवावती जो है वो ब्यास रिवर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बस सही है, फोर्थ रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है एंड सेकेंड भी रॉन्ग है. ठीक है, तो यवावती क्या है,
यवावती की बात करें, बिपाशा को व्यास बोला जाता है, ठीक है, बिपाशा को व्यास बोला जाता है। और यवावती जो है वो हमारा यवावती जो है वो हमारा यमुना रिवर को भी बोला जाता है, और जनरली यमुना रिवर को रिवर किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि यमुना रिवर को ही, बट इसमें ऑप्शन नंबर 3 बस सही है। परुशनी रिवर, रावी रिवर, बैटल ऑफ 10 किंग्स यहीं पर हुआ था। वितास्ता झेलम को, अस्किनी चिनाब को, तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द अमरावती स्तूपा एंड इट्स रिलीफ स्कल्पचर इज करेक्ट। अब इसमें अमरावती स्तूपा की बात करें तो इट वॉज लोकेटेड इन लोअर कृष्णा वैली इन इंडिया। इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन इंडिया। द अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन साउथ इंडिया एंड इट्स प्रोडक्ट वर कैरी डाउन इन श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब अमरावती स्तूपा अगर किसी ने पढ़ा होगा तो सातवाहनास अगर पढ़ा है, इशकवाकुस एंड सातवाहनास पढ़ा है, तो वो अमरावती स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को जानता होगा, अमरावती स्कूल जानता होगा, ठीक है। अब अमरावती स्तूपा की अगर बात करें तो यस, लोअर कृष्णा और कावेरी वैली में अमरावती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा नहीं है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था और उसके बाद श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में भी बढ़ा था। तो 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड हमारा गलत है, तो 1 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट टू सांची स्तूपा नहीं है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग एंड हिज डायनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिक तमिलक्कम इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो सेंगवुट्टम चेरा को ही बोलते हैं, करेक्ट है। उदयन जेराल जो है वो चोला को नहीं, चेरा को ही बोलते हैं, सेकंड इज नॉट करेक्ट। एंड ये जो है पांड्या को ही बोलते हैं। अब इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट। बाकी दोनों जो है फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। अब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी फॉरवर्ड ब्लॉक के से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है। बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, करेक्ट। द कांग्रेस लेफ्ट वॉज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस। द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स। द सपोर्टर्स ऑफ एम एन रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस। अब इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कम्युनिस्ट ने यस पहले तो नहीं सपोर्ट किया था, बट बाद में वो उन्होंने पूरी तरह फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट किया था, तो थर्ड ऑप्शन इसमें गलत है, तो थर्ड गलत है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, तो 1 to 4 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 1 to 4 ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ये बिपिन चंद्र से पूछा गया है सवाल है, बिपिन चंद्र की जो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आती है ना, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस, यस कम्युनिस्ट ने पहले तो नहीं सपोर्ट किया था बट बाद में सपोर्ट किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। Next question is question number 7. Consider the following statement regarding British policy in Awadh immediately after its annexation in 1856. अब 7th क्वेश्चन की बात करें तो अवध आपको पता है कि उनका हायर नहीं था, नेचुरल हायर नहीं था, दैट्स वाई अवध को कंट्रोल कर लिया गया था। अब इसमें स्टेटमेंट देखते हैं कि अवध को कंट्रोल करने के बाद क्या क्या चीज़ें की गई थी। द तालुकदार्स वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर ईस्ट स्टेट्स बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्ट्स। A summary revenue settlement was made in 1856, assuming that talukdars were outsiders. The British believed in taking revenue directly from peasants by removing talukdars. अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो रिटेन्स आर्म्स एंड फोर्ट, ब्रिटिशर्स पागल है क्या कि आर्म्स एंड फोर्ट्स देंगे कि आप रखिए कि वो लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो अगर आपको ब्रिटिशर्स की थोड़ा बहुत भी पॉलिसीज़ पता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग होगा, तो फर्स्ट गलत होगा, तो फर्स्ट ये गलत हो गया। अब सेकंड और थर्ड और सेकंड में से ही कुछ सही होगा। अब इफ़ वी गो बाय द स्टेटमेंट तो समरी रेवेन्यू सिस्टम एज्यूमिंग यस, सेकंड तो सही है, सेकंड तो हमको दोनों स्टेटमेंट सेकंड सही है। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स बाय रिमूविंग तालुकदार्स, यस बिकॉज तालुकदार्स को रिमूव करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको पीजेंट से डायरेक्टली करना है ताकि उनको एक्सप्लॉइट कर सके। तो 2 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिकॉज आर्म्स एंड फोर्ट्स ब्रिटिशर्स कभी भी किसी को भी रखने को नहीं देते थे, ठीक है। तो 7th का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन. द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919. अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से रिलेटेड है।
अब ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया से आया है, पहला वाला भी क्वेश्चन स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया से ही आया था, ठीक है। अब रिफॉर्म्स रिटेन एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म विच वॉज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। डिप्राइव्ड क्लासेज रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट। अब रिफॉर्म्स, यस, रिफॉर्म्स रिटेन एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यस, बिकॉज 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और इसको एक्सटेंड किया गया 1919 के एक्ट में। और किसको किसको एक्सटेंड किया गया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म, यस, दैट्स वाई ब्रिटिशर्स लेकर आए थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बेसिस पे। डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर इनहेरेंट टू सेपरेट इलेक्टोरेट, यस, उनको चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बिकॉज ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस। ओके, दिस इज द इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका रिप्रेजेंटेड द। अब इन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन ना ही पढ़े हैं ना ही हमसे बन पाएगा और मोस्ट ऑफ द गलत होने के चांसेस इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर थे। ये क्वेश्चन इंडियन की म्यूज़िक हिस्ट्री बुक से लिया गया है। अब इसमें अगर बात करें तो ये बिलोंग किसके करते थे, जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करते थे। याद रखिएगा किससे, जयपुर अतरौली घराना से, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन को बिल्कुल, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करेंगे इसलिए आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो है जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वन अमंग द फॉलोइंग टेस्ट डज द टर्म श्रेष्ठ पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट। अब ये क्वेश्चन जो है ये एंशिएंट इंडिया की बुक से आया है, ये एक टर्मिनोलॉजी की बुक है जिससे मिला है ये। अब श्रेष्ठ पत्नी जो है ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, अथर्ववेद से ओरिजिनेट हुआ है। याद रखिएगा किससे, अथर्ववेद से, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है। आपको पता है 3-4 टाइप के वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो श्रेष्ठ पत्नी जो है ये अथर्ववेद से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक रागाज इज सिमिलर टू रागा बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा एंड इट इज़ रिलेटेड टू धीर शंकर भारनम। धीर शंकर भारनम जो है 11th का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बिकॉज बिलावल जो है मेजर स्केल है, इक्विवेलेंट है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थ्योरी से ये लिया गया है क्वेश्चन। और कर्नाटिक ये जो है धीर शंकर भारनम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपी स्टेरलिंग एक्सचेंज रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिल्टन यंग कमीशन वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब अगर हम बात करें कि हिल्टन यंग कमीशन जिसके रिकमेंडेशन में RBI हमारी फॉर्म हुई थी, तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इंपोर्टर्स, encouraging export of cotton produced from India gold, preventing depreciation of rupee in terms of gold, ठीक है। अगर हम इन दोनों ऑप्शन में देखें डी और ए ऑप्शन में, तो इन दोनों में से ही कोई सही होगा, बाकी दोनों तो गलत है, ठीक है। अब ए और डी ऑप्शन में देखें तो हिल्टन यंग कमीशन एक्सचेंज रेट, हमको जनरली डी ऑप्शन लगेगा कि डेप्रिसिएशन वाला सही है, नहीं, बट एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 12th का आंसर नंबर ए इज करेक्ट। Next question is consider the following statement. Pali text contains the first definite reference to coins Kahapana, Niksh, Hamsa and Kakanika. The literary evidence from Pali text is corroborated by archaeological evidence of punch-marked coins from many sites, most of them made of silver. The above statement have been associated with which of the following? Emergence of urban life and transition to money economy. अब this type of question asked first time कि ऐसा दिया है कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनके बीच उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, अब बोला है कि इन दोनों में से आप सेलेक्ट करिए कि कौन सा सही होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 13th क्वेश्चन जो है आर एस शर्मा की जो बुक है उससे पूछा गया है। तो आपको पता है इसमें कॉइन्स की बात की गई है, इसमें मनी की बात की है, तो ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी तो बिल्कुल सही है, और मनी आएगा तो अर्बन लाइफ भी इमर्ज होगी, तो बोथ 1 and 2 इज द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। तो 13th का आंसर नंबर सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द इजी क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाएंगे। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नागरा स्टाइल ऑफ शिखरा।
अब अगर आपको बात करें तो मेल गिट्टी शिवालय बादामी ये चालुक्यास ने बनाया था। चालुक्यास ने द्रविडियन आर्किटेक्चर यूज़ किया था और सॉरी वेसेरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यूज़ किया था, तो ये तो नहीं होगा। हाची मलगुड़ी टेम्पल आईहोल ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी द्रविड़ा स्टाइल में बना था। दश अवतार टेम्पल देवगढ़ में, येस इट इज़ अ नागरा स्टाइल ट्रिकर। विरूपक्ष टेम्पल पद्दकल में ये द्रविड़ा स्टाइल में बना था, तो ये भी फोर्थ भी नहीं होगा। तो ओनली द ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो 14th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। दश अवतार टेम्पल जो है वो हमारा नागरा स्टाइल में बना था। अब हाची मलीगुड़ी टेम्पल आयोल का भी अगर हम बात करें तो इसको भी हम नागरा स्टाइल में ही मान सकते हैं। तो ये 2 और 3 जो है वो हमारा सही है, सॉरी आयोल वाला भी सही है एंड देवगढ़ वाला भी सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन इज करेक्ट, अदर आर द्रविड़ा स्टाइल, ठीक है। विरूपक्ष टेम्पल जो है वो हमारा द्रविड़ा स्टाइल में बना है और मेलागति जो है वो वेसेरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पहले मैंने गलती कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकग्नाइज्ड इन जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। देवा इंक्लूडेड है, मनुष्य इंक्लूडेड है, एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडेड है, बट जो हमारा देमी गॉड्स है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इन दिस इज विच इज द नॉट करेक्ट, तो यक्ष देमी गॉड इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट। ये एनसीईआरटी इंडियन फिलोसफी से पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं 16 क्वेश्चन। द हली सलस्य पेंटिंग इन बाग केव्स रिप्रेजेंट, हली सलस्य पेंटिंग इन बाग केव्स इंडिया की म्यूरल पेंटिंग है जो बाग केव्स में बनी है, उससे पूछा गया है ये क्वेश्चन। हली सलस्य पेंटिंग जॉयस फोक डांस, बुद्धा इन मेडिटेटिव पोज, द डिपिक्शन ऑफ शिवा पार्वती इन कैलाश एंड समुद्र मंथन। तो इसका आंसर है जॉयस फोक डांस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 16th का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 17. Consider the following statement relating to the use of place value system in India. If we go by the statement in this, let's read the statement. The earliest epigraphic use of place value system in India is found in the Mankani plates from Gujarat. In 9th century, place value became general in inscription all over India. ऑल ओवर इंडिया, दिस इज़ द एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो इसको आप सीधे ही कट कर दीजिए। तो सेकंड गलत होगा, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, सिर्फ एक ही बचा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो 1 और 3 इज करेक्ट। ऑल ओवर इंडिया तो कहाँ से मिलेगा प्लेस वैल्यू सिस्टम यार। इन 9th सेंचुरी प्लेस वैल्यू बिकम जनरल इन इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर इंडिया, नो इट्स नॉट ऑल ओवर इंडिया। अगर यूपीएससी आंसर लेता है तो वो शायद ले भी सकता है, बट इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है। बट इफ़ वी गो बाय द स्टेटमेंट 1 और 3 इज करेक्ट, ठीक है। द प्लेस वैल्यू हैव बीन इन संस्कृत इंस्क्रिप्शन साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज 7th सेंचुरी। ऑल ओवर इंडिया का हम नहीं मान सकते, बट अगर हम थर्ड स्टेटमेंट से देखें तो अगर बोला है तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। एपिग्राफिक स्टेसिस ऑल द, ठीक है, हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड है बट पता नहीं, ठीक है। तो 17th का क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, तो आप भी डाउट में रहिएगा, ठीक है। 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 दोनों ही सही हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल findings in Harappan towns. There is wide occurrence of spindle holes in the houses but absence of spinning wheels. Weights and measurement scales complete with graduation have been discovered. There are houses built in large part with baked bricks around relatively spacious courtyard with their own wells, bathing platforms and large room. अब कौन से इन्फ्रेंसेस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं? तो स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वॉज अ लेबेरियस एक्टिविटी डन एट द होम, फर्स्ट इज बिल्कुल करेक्ट है, सही है। स्टेटमेंट 2 सजेस्ट द एक्सटेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दैट हरप्पन पोजेस्ड, यस बिकॉज वेट्स एंड मेजरमेंट में ग्रेजुएशन, कंप्लीट ग्रेजुएशन था। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड क्या बोल रहा है, सजेस्ट दैट इमर्जेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। अब कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम कहाँ से होगा हरप्पन सिविलाइजेशन में, उस टाइम इतना डेवलपमेंट तो नहीं था, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट में हाउसेस बिल्ड हुए, बेक्ड ब्रिक से बिल्ड हुए, सब कुछ हुआ, बट कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं था। तो 1 और 2 ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इन दिस इज करेक्ट। इट इज़ द ईजी क्वेश्चन, इट इज़ आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया से ही पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एका मूवमेंट और बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब एका मूवमेंट वॉज थ्रू आउट सपोर्टेड और ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, मतलब बाकी 3 स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे, ठीक है। सो एका मूवमेंट वॉज थ्रू आउट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस वाइल बारदौली सत्याग्रह was initiated independent of Congress influence and was only in the last stage supported by the Congress. The Bardoli Satyagraha was a campaign against the enhancement of land revenue, while the Eka movement was protest against the excessive extraction of rent. ये okay, C statement है. The Eka movement was provided leadership by Talukdars of Awadh, while the Bardoli Satyagraha was a movement of landless laborers. The Eka movement was located in Varanasi Mirzapur district of UP, while Bardoli Satyagraha in Saurashtra. अब D statement अगर देखें और बाकी statement को देखें तो Eka movement यहाँ पे अवध में दिया, तो obviously ये दोनों ही statement गलत होंगे, या तो ये statement सही हुई या तो ये, पर Eka movement जो हुआ था वो हमारा अवध में ही हुआ था, तो दोनों statement wrong है, B और D तो दोनों गलत हो गए. अब Eka movement was throughout supported ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस, नो, एका मूवमेंट पहले नहीं सपोर्ट किया गया था, बाद में सपोर्ट किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट. तो बारदौली सत्याग्रह वाज अ साइन अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड एका मूवमेंट जो है हाउस रेंट और ऑपरेशन के कारण ये हुआ था, ठीक है, इसके लिए एका मूवमेंट हुआ था. तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वैदिक पीरियड. Irrigation from wells allowed agriculture to expand away from floodplains and strips on river margin into the present Punjab and Haryana plains, having underground water levels reasonably close to the surface. Drought animal power was employed to draw up water out of the wells. Which of the following information support the above statement? There is evidence in the Rig Veda of the use of Ashma Chakra and Ashwa strapped wooden pails to draw up water. Yes, obviously first statement हमको पूरी तरह यही बता रहा है कि वाटर को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या क्या ये किया. मेंशन हैज़ बीन मेड इन ऋग्वेद द यूज ऑफ इम्प्लीमेंट पारशु कुलिशा एक्स और दत्र सेमी, नो, ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वैदिक पीरियड जो था उसके बाद हमारा 6th सेंचुरी BC आया था और उसके बाद आयरन डेवलप हुआ था, उसी टाइम पे आयरन डेवलप हुआ था और उसके बाद जो है बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स बनाए गए, तो आयरन से ही हमने बनाए. तो सेकंड स्टेटमेंट तो पूरी तरह रॉन्ग होगा अगर आपको ऋग्वैदिक के बारे में थोड़ा भी पता है. द हिस्ट्री ऑफ द यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेद प्लफिंग, यस, में जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था उस टाइम हम यूज़ करते थे. तो 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज 6th सेंचुरी BC में आयरन का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ही हमने इम्प्लीमेंट्स बनाना शुरू किया, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग एंड 1 and 3 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. विथ रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब माधव नेशनल पार्क जो है अभी करेंटली टाइगर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर से ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है. 21 कर लिया है क्या मैंने? यस, 21 नहीं किया, सॉरी. तुनुंगुरा हुआ वॉल्केनो विच वॉज डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल जियो पार्क बाई यूनेस्को इन 2025 इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग. तो दिस इज सिचुएटेड इन इक्वाडोर. याद रखिएगा कहाँ पे सिचुएटेड है, इक्वाडोर में सिचुएटेड है, ठीक है. इट इज़ यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क लिस्ट आई थी 2025 की, उसमें ये दिया गया है कि ये जो है इक्वाडोर में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माधव नेशनल पार्क. इट वॉज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025. सांक सागर विच इज डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट इज सिचुएटेड इन द नेशनल पार्क. येस, दोनों सही हैं. इट इज़ एरिया शेयर बिटवीन मध्य प्रदेश और राजस्थान. नो, इट इज़ ओनली लाई इन द मध्य प्रदेश. या ओके, महाजी राव सिंधिया जो थे उन्होंने सांग सागर लेक बनवाया था और ये MP बस में है. तो 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी 3rd रॉन्ग है. ये राजस्थान में नहीं है, सिर्फ MP में है, ठीक है. तो 1 and 3 ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार. इट इज़ द ईजी क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो द ईजी क्वेश्चन. ओके, विथ रेफरेंस टू द Andaman and Nicobar Island, which of the following statement are correct? The climate can be defined as humid tropical coastal climate. Yes, it receives rainfall from both southwest and northeast monsoon. Correct. And maximum rainfall जो होगी वो दिसंबर और मई में होगी. नो, इट इज़ नॉट इन दिसंबर में, इट इज़ इन जून एंड जुलाई, इस टाइम पे होती है और नवंबर में होती है. तो 3rd स्टेटमेंट इसमें गलत है. इसमें ऑप्शन नंबर 1 and 2 बस करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट. 23rd का B ऑप्शन इज़ करेक्ट, 3rd ऑप्शन इज़ रॉन्ग, ठीक है. तो 3rd ऑप्शन इसमें गलत है. नेक्स्ट आते हैं 24th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल फीचर्स और फिनोमिना आर एसोसिएटेड विद पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया. इट इज़ द ईजी क्वेश्चन. Submergence of part of western coast due to tectonic activity, correct. Presence of residual mountains such as
वेलिकोंडा हिल्स और महेंद्रगिरी हिल्स करेक्ट। डीप एंड वी शेप्ड रिवर वैलीज, अब आपको पता है डीप एंड वी शेप्ड रिवर वैलीज ये हिमालयन रिवर्स की फीचर्स है, नॉट द पेनिनसुलर रिवर्स, तो थर्ड गलत है, तो इसमें 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो इन दिस 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ये जनरली एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की बुक है उससे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। Next question is consider the following statement with reference to सागरमाला प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सागरमाला प्रोग्राम की अगर बात करें तो सागरमाला प्रोग्राम सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज द एम ऑफ दैट सागरमाला प्रोग्राम। The success of Sagarmala program is reflected in significant growth in coastal and inland waterway shipping, along with improved global port ranking. Sagarmala 2.0 aims to position India as a global maritime innovation hub, aligned with Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047 vision. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। स्टेटमेंट 2 validates the effectiveness strategies envisaged in statement 1. Yes, ये एम है और स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि हमको क्या ग्रोथ करना है, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1, येस बिकॉज इट इज़ द एम और हमको 2047 तक अपना विजन बढ़ाना है, तो ये भी सही है। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड। अब स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट 3 बाय फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीड ऑफ मॉडर्न इनोवेशन। नो, स्टेटमेंट 1 जो है पूरी बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है थर्ड स्टेटमेंट को, सो ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। ठीक है, तो 1 and 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है, तीनों स्टेटमेंट को देखिए, तीनों स्टेटमेंट में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या नहीं रिलेशन है वो देखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द Rhine-Costaisis retusa विच इज़ अ फॉक्सटेल ऑर्चिड। ठीक है, और फॉक्सटेल ऑर्चिड ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये जनरली हमारे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी उसमें आया था। इट इज़ एन एपिफाइटिक ऑर्चिड, द स्पीशीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट इज़ स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। तो अगर हम बात करें, ये एपीफाइटिक ऑर्चिड है क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। ठीक है, एपीफाइटिक प्लांट मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, तो एपीफाइटिक है, फर्स्ट इज करेक्ट। दिस इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नो दिस इज नॉट एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, इट इज स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। अरुणाचल प्रदेश का तो स्टेट फ्लावर है बट आसाम का स्टेट फ्लावर ये नहीं है। ठीक है, आसाम का स्टेट फ्लावर नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो आसाम का स्टेट फ्लावर नहीं है, या अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है, एंडेमिक नहीं है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां भी होगा वहां मिलेगा, और एपिफाइटिक ऑर्चिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू मॉइडम्स built by Tai Ahom Kingdom inscribed as a World Heritage Site by UNESCO is correct। ठीक है, अब मॉइडम्स के बारे में देखना है। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा जो एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर बुक है ना उसी से पूछा गया है। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट, दे एक्टेड एज आर्मी फोर्ट्रेस, they were recreational centers for royal and nobles, they were burial grounds for royal and nobles and they were battle drill centers for royal and nobles। अब अगर हम बात करें तो ये सिर्फ इसमें थर्ड सही है, तो ओनली द सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सब बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल गलत है, तो ओनली द 3 ऑप्शन इज करेक्ट। तो मॉइडम्स जो है अहोम डायनेस्टी जब बनी थी उस टाइम पे मॉइडम्स जो है ये ब्यूरल की तरह यूज़ किए जाते थे, एक ब्यूरल ग्राउंड होता था जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट, दे वर ब्यूरल grounds for royals and nobles। Next is 28, at the United Nations Ocean Conference held in June 2025 in France, the FAO of United Nations demonstrated its leading voice on marine and ocean issues, especially on sustainable fisheries and aquaculture for resilient livelihood and blue transformation। What are the 4 betters प्रपोज किए हैं फाओ ने फॉर ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट। इफ वी गो बाय द स्टेटमेंट तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट, बेटर लाइफ। तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है अगर आपको आंसर नहीं पता है तो ठीक है, वरना गलत ही हो जाएगा। इसलिए बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर लाइफ इज द करेक्ट आंसर। तो 28 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक तुर्काना से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ लेक तुर्काना इज करेक्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड,
The lake is situated in South Sudan along the eastern fringe of Sahara Desert. The lake is listed as UNESCO World Heritage Site and also referred as Jade Sea. अब अगर हम बात करें तो ये जो है साउथ सूडान में नहीं लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड मेनली इन केन्या. तो याद रखिएगा. तो सेकंड अगर गलत है तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए. अब हमारे पास फर्स्ट तो हमारा सही है, लार्जेस्ट लेक. अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यस इसको जाडे लेक बोला गया. तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट. 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस. ठीक है, 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट. इट इज इन केन्या. लेक तुर्काना इज इन केन्या. Which one of the following is the first plan Vivo certified reducing emission from deforestation and forest degradation project in India? अब ये क्वेश्चन भी बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, अब ये जो है ये जनरली हमारा रेड प्लस प्रोग्राम जो है ये खासी हिल्स जो है कम्युनिटी का रेड प्लस प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किया गया है. ठीक है, याद रखिएगा. द खासी हिल्स कम्युनिटी रेड प्लस प्रोजेक्ट इन मेघालय इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है जिसने रिसीव किया है प्लान वीवो सर्टिफिकेशन. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन इज करेक्ट. याद रखिएगा. ठीक है, तो खासी हिल्स कम्युनिटी रेड प्लस प्रोजेक्ट. Next question is consider the following statement with reference to India's response to climate change. अब इंडियाज़ का रिस्पॉन्स क्लाइमेट चेंज से ये भी हमको वही टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले बताया था. अब देखते हैं. इंडियाज़ लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इज क्रूशियल टूल for achieving net zero emission by 2070. Okay, India's fourth biennial update report submitted in December 2024 recorded around 8% decrease in greenhouse gas emission in 2020 over 2019. Climate resilient development necessarily depend on quick short term अचीवमेंट एंड एमिशंस ऑफ रिडक्शन टारगेट. अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोला है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोला है, तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और 3 कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. तो अगर हम इसमें दें सेकंड स्टेटमेंट 3 इज कॉन्ट्राडिक्ट अप्रोच इम्प्लिसिट टू स्टेटमेंट 1. यस, करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऐसे ही देखना है. स्टेटमेंट 1 इज एम्पिरिकली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट 2. यस, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट प्रोग्रेस एंड इट इज़ हमारा क्या टारगेट है. तो यस, 1 and 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 and 3 टुगेदर स्टेब्लिश द प्रेमाइस ऑफ लॉन्ग टर्म. नो, दिस टर्म शॉर्ट टर्म में बता रहा है. तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होगा. तो 1 and 2 इन दिस इज करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर बी इज दिस करेक्ट. ठीक है, तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न होलो गिबॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. अब ये क्वेश्चन IUCN की रेड लिस्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बुक आई थी उसमें लिया गया है, उससे लिया गया है. ठीक है, सो अ सेंचुरी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया is home to ape species listed in endangered in IUCN conservation red list. They have specialized branchiation and can easily swing between trees. They possess a strong and heavy build like gorillas, yet are remarkably able tree climbers. जनरली जब 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं ना तो वो रॉन्ग ही होता है. तो थर्ड अगर हम गलत कर देते हैं तो ये तो गलत हो गया. ठीक है, थर्ड दिए रहते हैं गलत. अब बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. येस, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं तो वहाँ से जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्लाइंब कर जाते हैं. ठीक है, तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, बट थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रेशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द क्लाइमेट रेजिलियंस. अब मैंग्रोव, अब ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी. ठीक है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा. मैंग्रोव रिड्यूस टाइडल एनर्जी and store fresh water, making them ideal sites for paddy cultivation in saline estuarine belt. Their salt sensitive roots filter seawater, making mangroves converting coastal land into freshwater agricultural zones by withstanding tidal surges, offering biomass resources. Mangrove function both as natural bioshield and livelihood basis for rural communities. अब मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स हमने किस लिए पढ़ा है कि नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं. अगर कोई भी चीज़ आए तो हमको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं पता. हमने पढ़ा कि उसके थिक रूट्स होते हैं जो नीचे तक होते हैं जिसके कारण बैरियर्स हमको मिलता है. तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. अब थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ सी और डी में है. सेकेंड स्टेटमेंट बोला है, क्या बोला है, फिल्टर करते हैं सी वाटर को और कोस्टल लैंड को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता कि वो कोस्टल लैंड को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करे. तो सेकंड तो गलत हो गया. तो ऑप्शन नंबर आंसर तो इसका थर्ड है. ओनली सी इज करेक्ट. ठीक है, ओनली थर्ड इज करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है, स्टोर वाटर. नो, इट डज नॉट स्टोर वाटर. वाई मैंग्रोव्स स्टोर वाटर?
ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इन दिस इज करेक्ट। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इट इज़ द इजी क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पढ़ेंगे आप क्वेश्चन अच्छे से तो आपको टफ लगेगा। Next question is 34. In the way does the Vizhinjam International Seaport represent a structural shift in India's maritime trade and logistic policy? स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज अ डोमेस्टिक कार्गो हब टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कोस्टल शिपिंग एंड एलिमिनेट नीड ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। वाई एलिमिनेट नीड ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन? हमको फॉरेन कोलैबोरेशन चाहिए, ठीक है, तभी तो हम कुछ अच्छा बना पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। फॉरेन कोलैबोरेशन बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना कि एलिमिनेट ही करना है, नहीं। बाय फोकसिंग प्राइमरीली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म हेरिटेज शिपिंग टू इंक्रीज केरलास प्रोफाइल ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज डेस्टिनेशन। प्राइमरली पैसेंजर क्रूज टूरिज्म पे नहीं फोकस करना है, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाय लेवरेजिंग इट नेचुरल डीप ड्राफ्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स एनहांस रेवेन्यू रिटेंशन एंड रीपोजिशन इंडियाज इन रीजनल मैरीटाइम ट्रेड। सो ऑप्शन नंबर 3 इन दिस इज करेक्ट, बाकी दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कहाँ से लिया गया? एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास 11th बुक से लिया गया। इट इज़ द इजी क्वेश्चन, ओके। इट हैज़ एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज, इट फ्लोज 3 कंट्रीज, इट ओरिजिनेट इन तिब्बतन प्लेट्यू, इट डज नॉट फॉर्म ट्रिब्यूटरीज। अब अगर हम बात करें तो एंटीसीडेंट रिवर 3 कंट्रीज से फ्लो होती है, तिब्बतन प्लेट्यू से, नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो ये सिर्फ इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी। अब तीस्ता और सतलज तो हो नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज ये एंटीसीडेंट रिवर्स नहीं है, क्योंकि इंदस, ब्रह्मपुत्र और कोशी हमारे एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। 3 कंट्रीज से इंदस ही फ्लो करती है, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया से, ठीक है, और तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है इसकी, ठीक है। तो ओनली द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये जो है ये एक्सप्लेनेशन किसका दिया है? इंदस रिवर का दिया है, ओके। 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36. With reference, which of the following with reference to Indian state is not correct? It is the easy question, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर स्टेट। येस, उत्तर प्रदेश 8 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारा, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट ये दोनों स्टेटमेंट तो नहीं होगा। राजस्थान शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमंग ऑल इंडियन स्टेट। येस, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल शेयर करता है, बट इसमें राजस्थान दिया तो हम राजस्थान मांगते हैं। सिक्किम इज द ओनली स्टेट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ जस्ट 1 इंडियन स्टेट। नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। सो इन दिस इफ वी गो बाय द स्टेटमेंट, मेघालय, if we go by the statement, only option 3 इज़ नॉट करेक्ट, तो डी इज़ नॉट करेक्ट। राजस्थान लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, और उत्तर प्रदेश जो है 8 स्टेट के साथ, सिक्किम जो है वो 1 स्टेट के साथ नहीं और भी 1 स्टेट के साथ शेयर करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 37। इसका एक बार मुझे डाउट भी है, एक बार आप देख लीजिएगा, बिकॉज राजस्थान इसमें वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। एंड सिक्किम, इसका आंसर डाउट में रखिएगा आप, इसका आंसर आप करेक्ट मत करिएगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 and 3 गलत है, बट इसमें 3 बस दिया है, तो 3 आप रॉन्ग मानिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू अराइवल ऑफ अमूर फैल्कॉन्स एट डोंगंग लेक इन नागालैंड ईच ईयर फ्रॉम मंगोलिया इज करेक्ट। अब अमूर फैल्कॉन की बात करें तो आपको पता है कि जब विंटर्स आते हैं तो फैल्कॉन्स जो हैं वो साइबेरियन जो पूरा वाटर वे है उससे फ्लो होके हमारे इंडिया में आते हैं। तो देखते हैं, इट शोकेस हाउ सस्टेन्ड लोकल कंजर्वेशन एफर्ट कैन कंट्रीब्यूट टू ऑब्टेनिंग अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स, करेक्ट। इट रिफ्लेक्ट द ग्लोबल सक्सेस ऑफ एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। कोई एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट जब भी विंटर्स आता है तभी वो हमारे यहाँ माइग्रेट होके आते हैं, ठीक है। तो सेकंड गलत है। इट कन्फर्म्स दैट अमूर फैल्कॉन्स हैव अडेप्टेड द परमानेंट रेसिडेंसी। नो, परमानेंट रेसिडेंसी उन्होंने अडॉप्ट नहीं की है, कोई भी वो है जो परमानेंट रेजिडेंसी अडॉप्ट नहीं करते, तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ओनली द 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इन दिस ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो 37 का ए। ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो आपको सॉल्व करवाएगी इस पेपर को, बिकॉज ये पेपर थोड़ा टफ था। आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा अपने माइंड को, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको पेपर में ही रखना है, ठीक है, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज करेक्ट।
एनकरेजिंग मोनोकल्चर इन रेनफेड एरियाज। अब आपको पता है मोनोकल्चर तो किसी स्कीम में नहीं है गवर्नमेंट की कि वो मोनोकल्चर को एनहांस करेंगे, बिकॉज मोनोकल्चर से हमारी सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो मोनोकल्चर तो वो एनहांस कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है मिक्स्ड फार्मिंग पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बुरी तरह रॉन्ग होगा। सेकंड, इंक्रीजिंग राइस कल्टिवेशन इन इरीगेटेड रीजन, कैसे रेनफेड एरियाज की बात कर रही है और इरीगेशन राइस कल्टिवेशन, ये तो कहीं से मैच ही नहीं हो रहा है ऑप्शन, तो ये भी गलत होगा। But enhancing productivity and minimizing climate risk through integrated farming system, yes. Third is correct, तो ऑप्शन नंबर डी इन दिस इज करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, और क्यों गलत होगा वो भी मैंने बता दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप दिमाग लगाते तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इन दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग ओको टैक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क इन ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारी जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड है ओको टैक्स सर्टिफिकेशन उससे लिया गया है। इट अलाउज इंडियन एक्सपोर्टर टू कॉम्पीट इन हाई एंड मार्केट दैट प्रायोरिटाइज केमिकल फ्री प्रोडक्ट, येस obviously. It confirms that Eri Silk meets international safety environment quality standard, enabling its entry into premium eco conscious market. तो both the statement are correct. अब इन स्टेटमेंट में आपको कोई भी एक्सट्रीम वर्ड या एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। तो 39th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next question is 40. Ships from which of the following countries have to cross Strait of Hormuz to reach out the Indian Ocean? Very predictable question, because Strait of Hormuz अभी currently 3 महीने से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ईरान और यूएसए की वॉर चल रही है, जिसके कारण ये न्यूज़ में था ही, और ज़रूरी था कि ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है, बिकॉज ये क्वेश्चन आना ही था। डेली हिंदू न्यूज़पेपर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में न्यूज़ दी ही जाती थी, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी था। अब इसमें जो है कौन सी कंट्रीज़ की शिप जो है पास हो सकती है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो बहरेन, सीरिया, कतर और इजिप्ट है। तो इसमें बहरेन और कतर की जो है वो हो सकती है। तो 1 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी दोनों करेक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों करेक्ट नहीं है। तो शिप्स जो है कौन के पास होती है, बहरेन और कतर की। नेक्स्ट इज 41। इंटरपोल के कुछ नोटिसेस दी हैं और उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन सी सही है, तो डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले देखते हैं सिल्वर नोटिस। सिल्वर नोटिस की अगर बात करें तो जो भी ट्रेस क्रिमिनल एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो एक हमारा 4th होगा, ठीक है। अब ब्लू नोटिस की बात करें तो कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ग्रीन नोटिस वार्निंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और ब्लैक नोटिस इन्फॉर्मेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। तो ए का ऑप्शन ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 3 है, और डी का सॉरी इन्फॉर्मेशन येस, ब्लैक नोटिस जो है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए, और ग्रीन नोटिस टू प्रोवाइड एडिशनल वार्निंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो डी का हमारा 3 होगा, डी का 3 हमारा सिर्फ बी ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू निरंतर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म, अडॉप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस, अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इज करेक्ट। अब इसको देखते हैं। इकोसिस्टम, दिस इज द टफ क्वेश्चन। इकोसिस्टम सर्वे एंड एनालिसिस इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्रोग्राम, द लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, ठीक है। इसकी लीड इंस्टीट्यूट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च इकोसिस्टम सर्विसेज इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, द लीड इंस्टीट्यूट इसकी सेंट्रल जू अथॉरिटी है जो कि न्यू दिल्ली में है। थर्ड है कैपेसिटी डेवलपमेंट सपोर्ट इज वर्टिकल अंडर दिस प्रोग्राम, द लीड इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 and 3 सही है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है लीड इंस्टीट्यूशन नहीं है, लीड इंस्टीट्यूशन सेंट्रल जू अथॉरिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज करेक्ट, तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। द चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड इंडिया इन जनवरी 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या सही है, साइनिंग ऑफ। अब आपको पता है कोई भी कंट्री के मेंबर आते, कोई भी कंट्री का कोई भी चांसलर आए या पीएम आए या प्रेसिडेंट आए, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर साइन करते हैं, तो वो देख लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हमबर्ग, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन यूथ हॉकी डेवलपमेंट बिटवीन हॉकी इंडिया एंड द जर्मन हॉकी फेडरेशन,
ठीक है. Establishment of bilateral dialogue mechanism on Indo-Pacific and opening of honorary council of Germany in Lucknow. अब which of the following statement is incorrect? तो इनकरेक्ट की बात करें तो उन्होंने आयुर्वेद और यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा कुछ साइन नहीं किया है, तो ये नहीं साइन किया है, बट सेकंड वाला साइन किया है. और दूसरा ओपनिंग ऑफ ऑनरी काउंसिल ऑफ जर्मनी इन लखनऊ, ये भी नहीं. तो 1 and 4 इज द रॉन्ग. 1 and 4 उन्होंने साइन नहीं किया है, बाकी दोनों साइन किए हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इन दिस इज करेक्ट. 44th क्वेश्चन में आते हैं. ध्रुव 64 इज करेक्ट. ध्रुव 64 से क्या रिलेटेड करेक्ट है? इट इज़ द थर्ड चिप फैब्रिकेटेड अंडर DIR 5 प्रोग्राम विद एन ओवरऑल एम टू एनेबल द क्रिएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंडिया. करेक्ट. इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन 1.0 GHz एंड 64-bit डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है. तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें स्टेटमेंट सही ही होते हैं, अगर वो कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है तो. ठीक है, तो ये दोनों ही सही है. 44th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Next question is, the Bureau of Indian Standard recently introduced a national standard to test an excess bomb disposal system. Which of the following statement with regard to this system is correct? अब BIS की अगर बात करें तो इसमें ये देखते हैं. द स्टैंडर्ड इज नोन एज IS 19445/2025. करेक्ट. इट विल इम्प्रूव इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट अक्रॉस एजेंसीज. करेक्ट. इट इज़ डेवलप्ड बाई TBRL एंड DRDO. येस, इट इज़ डेवलप्ड बाई TBRL एंड DRDO, बट इन कोलैबोरेशन विथ 30, नॉट इन रशिया. रशिया के साथ कोलैबोरेट करके नहीं. तो थर्ड स्टेटमेंट, सेकेंड हाफ स्टेटमेंट गलत है. बाकी TBRL और DRDO ने ही इसको बनाया है, बट ये गलत किस वजह से? सेकेंड हाफ इसका स्टेटमेंट गलत है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. थर्ड स्टेटमेंट is wrong. So option number C is correct in this. Next question is, X born in the UK was conferred the Nobel Prize in 2025. He was a professor in an American university. When the prize was announced, identify the X. अब इसमें अगर बात करें तो इसमें X जो है वो जियोल मोकर है. ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ द टफ क्वेश्चन. आपको करने की ज़रूरत नहीं है ये क्वेश्चन, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो ही इन क्वेश्चंस को करिए. ठीक है, तो जियोल मोकर जो है वो हमारे, उनको प्राइज़ दिया गया है और वो UK में बॉर्न हुए हैं. ठीक है, इकोनॉमिक हिस्टोरियन है और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 47. ये भी एक हमारा स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन है. तो अभी UPSC अवार्ड, स्पोर्ट्स, इन सब पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे हैं. ठीक है, तो 47 पूछते हैं. 47 क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इज करेक्ट. ठीक है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए, कौन सा करेक्ट है? द टूर्नामेंट हैव शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर एस्टेब्लिशिंग द पार्टनरशिप अमंग द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट. ठीक है, दे आर ओपन फॉर एंट्री टू ऑल इंटरनेशनली रैंक टेनिस प्लेयर अबव द एज ऑफ 14. अब इसमें अगर हम देखें, इसमें ऑल दिया है, दिस इज़ द एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो गलत कर दीजिए. तो 2 गलत हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं. देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स अ प्लेयर में रिसीव टू कॉम्पीट इन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट. तो थर्ड भी रॉन्ग है, लिमिटेशन ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन मैथड हम इसको कर सकते थे, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ऑल. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर C in this is correct. Which one of the following pairs of semiconductor plants in India and their location is not correctly matched? If we go by this, तो CG ये जो है गुजरात में ही है, ये आसाम में ही है, बट HCL Foxconn जॉइंट वेंचर जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये यूपी में है. ठीक है, याद रखिएगा. तो ऑप्शन नंबर C इन दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो C जो है ये नॉट करेक्टली मैच्ड है. ठीक है, बाकी तीनों सही है. 49. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज इंडिजीनियस न्यू हाई रिजोल्यूशन वेदर मॉडल द भारत फोरकास्ट सिस्टम इज करेक्ट? सो देखते हैं. इट्स ऑब्जेक्टिव टू जनरेट फोरकास्ट ऑफ पंचायत क्लस्टर लेवल. करेक्ट. इट इज़ डेवलप्ड बाई IIT दिल्ली. नो, IITM इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है, ना कि IIT दिल्ली ने. तो ऑप्शन नंबर 1 इन दिस इज करेक्ट. तो 49th का A ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फिल्म बूंग. The film has recently won the British Academy of Film and Television BAFTA Award in Children's and Family Film category. The film is directed by Lakshmi Priya Devi and this is the first Indian film to win a BAFTA Award in Children's and Family Film category. If we go by the statement, all the 3 statement in this is correct. So 1, 2, 3 option is correct. So option number A is correct. Okay, so this is all about the 50 question. I will start next 50 question अभी ही थोड़ी देर बाद ही हम स्टार्ट करेंगे. ओके, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके बता सकते हैं, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। आपने, आई होप आप लोग के आंसर्स बहुत सारे के सही हो, जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं और जो भी किसी और से भी पढ़ रहे हैं उनके सही हो। प्लीज़ आप आंसर मिलाइए, और जो भी गलत है जो भी सही है, अलग अलग आंसर्स कीज आएंगी, अलग अलग आंसर्स आएंगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा। आप एक बार अपने से भी चेक करिएगा, किसी भी आंसर की पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बहुत मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स से आंसर्स निकाले हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।